ये क्रिटेन लेवल होता क्या है और ऐसा क्या होता है कि इसका लेवल अप जाता रहता है जब किडनी में कोई प्रॉब्लम जी, आती है? देखिए जो क्रेटिनिन लेवल है या क्रेटिनिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली एक वेस्ट प्रोडक्ट है या हम इसको बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं किडनी का। जैसे आपने कहा क्रिटेन लेवल हाई इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं वो किडनी जो है जी, बाहर नहीं निकालती और राइट किडनी में ही राइट। रहते हैं, तो लेवल्स अप हो जाते हैं। तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर किस एज में ये प्रॉब्लम आनी शुरू होती है? तो नॉर्मली जो लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही है वो 30s के बाद आ रही है। सेकेंडली जो डायबिटिक पेशेंट है या जो वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है या कुछ जो कार्डियक पेशेंट है। कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी किडनी खराब हो गई है, बात डायलिसिस तक आ चुकी है, क्या आयुर्वेदा में इसका कोई ट्रीटमेंट है? तो डायलिसिस तक की प्रॉब्लम आ गई है तो उन केसेस में मैं यही बोलूँगी कि आयुर्वेदा जो चीज़ करता है वो एक तरह से मेंटेनेंस करता है। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनका क्रेटिनिन लेवल 12-13 से सीधा 5-6 पे आ चुका है 3 महीने में। मोस्टली लोगों को देखा है जिन्हें डायबिटीज़ होती है वो डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं। हाँ जी। बट डॉक्टर्स हमेशा ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि नेचुरल फॉर्म में जो है इंसुलिन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करें। इंसुलिन इज मोर सेफ और या डायबिटीज़ की मेडिसिन लेना ज़्यादा सेफ है? साइड इफेक्ट्स तो दोनों चीज़ों के हैं। मैंने बहुत लोगों को ये कहते सुना है कि अगर आप 4 लीटर पानी दिन में नहीं पिएंगे तो आपकी किडनीज जो है ख़राब हो जाएंगी। तो एक ऑप्टिमम एक नॉर्मल इंसान को डेली में कितना वाटर जो है इनटेक अपना रखना चाहिए? एक हेल्दी बॉडी है जिसको कोई इशू नहीं है उन केसेस में मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन कई बार पेशेंट को तो हम किडनी की कंडीशन या ये क्रिटेन लेवल जानने के लिए ऐसा कौन सा टेस्ट होता है जो पेशेंट्स को कराना चाहिए आफ्टर 30? किस फ्रीक्वेंसी या किस गैप में हर जी। एक को ये टेस्ट कराना चाहिए? अगर आप एक 30s की एज में हैं तो फ्रॉम यूटीआई टू डायलिसिस, द हिडन किडनी डेंजर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ लाइफ अवेदा। दुनिया में हज़ारों लोग किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि धीरे धीरे उनकी किडनी डैमेज हो रही है जब तक बात ट्रांसप्लांट या डायलिसिस तक नहीं पहुंच जाती। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम अपने शरीर के अर्ली रेड फ्लैग्स जो किडनी की प्रॉब्लम को बताते हैं उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं या हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे? यूटीआई से लेके क्रिटेन लेवल एंड हायर क्रिटेन लेवल से लेके डायलिसिस, इन सभी के बारे में हम आज के पॉडकास्ट में डिस्कशन करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि क्या आयुर्वेदा से इस सब को क्योर करा जा सकता है या नहीं। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जाने माने आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना कौशल हमारे साथ हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका आज के हमारे पॉडकास्ट में, जो कि हमें बताएंगे कि किडनी से होने वाली बीमारियां या अर्ली सिम्टम्स साइंस क्या है, जो हमें इस बारे में आज बताएंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जो ये इन्फेक्शन है क्या ये किडनी खराब होने का कारण बन सकता है? सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई होता क्यों है और किन में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। देखिए जो मेल्स एंड फीमेल्स का जो यूरेथ्रा होता है उनमें से जो फीमेल्स का यूरेथ्रा पार्ट होता है वो बहुत ही छोटा होता है जहाँ से उनको यूटीआई इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आपकी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो रहे हैं और रिकरेंट हो रहे हैं, इसके ना चाहते हुए भी आपके किडनीज पे इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो आज नहीं तो कल आपकी किडनीज पे इसका असर पड़ेगा, आपको इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। एंड मोर ओवर जब आपकी किडनीज को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा उस पर लोड आएगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे सीकेडी जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और अगर आपको सीकेडी हो गया है तो उसके चलते क्रेटिनिन लेवल का बढ़ना बहुत ही नॉर्मल है। और जब क्रेटिनिन लेवल आपका बढ़ जाता है तो उसके चलते बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जिनको सबसाइड करने के लिए हमें डायलिसिस जैसे प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अगर किडनी में खराबी है तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं शरीर में किसी भी पेशेंट के जो उसे इग्नोर नहीं करने चाहिए, जो एक सिम्टम्स ऐसे हैं दैट आर फोरमोस्ट कि उस बंदे की किडनी खराबी है? जी, सबसे पहले यूरिन में जैसे यूरिन का फ्लो में दिक्कत आना। कई बार पेशेंट्स को क्या होता है कि यूरिन रुक रुक के आने शुरू हो जाता है, यूरिन में जलन होनी शुरू हो जाती है। सेकंड, उनकी बॉडी पार्ट्स पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल फीट में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है और आप ध्यान से नोटिस करिए जब आप अपने फीट को ऐसे प्रेस करेंगे तो वहाँ पे पिटिंग बनना चल जाता है, गड्ढा बनना शुरू हो जाता है। तो डैट इज़ द क्लियर कट साइन कि आपको सीकेडी जैसी या किडनी इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। थर्ड ये है कि आपको यूरिन में फोम आना स्टार्ट हो जाता है।
फोम मीन्स झाग बनना, आपका जो यूरिन है वो गंदला आना या यूरिन का येलोइशनेस ज़्यादा हो जानी, और जैसे ही आप यूरिन पास करते हो तो वहाँ पे झाग झाग जैसा दिखना, ये भी बहुत बड़ा सिम्टम है अगर आपकी किडनीज ख़राब पड़ रही हैं, आपकी किडनीज को ज़रूरत है किसी एक्सपर्ट एडवाइस की। फोर्थ वन इज़, अगर आपके जो आप अगर टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, उसमें अगर क्रेटिनिन लेवल आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 से क्रेटिनिन या 1.2 से क्रेटिनिन लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो वो आपको एक क्लियर कट साइन देता है कि यस, आपको सीकेडी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब आपने बात करी क्रिटेन लेवल की, तो ये क्रिटेन लेवल होता क्या है और ऐसा क्या होता है कि इसका लेवल अप जाता रहता है जब किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है? तो देखिए, जो क्रेटिनिन लेवल है या क्रेटिनिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली एक वेस्ट प्रोडक्ट है या हम इसको बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं किडनी का। जैसे आपकी बॉडी में हेयर्स हैं, नेल्स हैं, वो एक तरह के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, बाय एंड प्रोडक्ट है, वैसे ही क्रेटिनिन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनीज फिल्टर करके बाहर निकालती हैं। ठीक है, जब आपकी प्रॉपर किडनी फंक्शन कर रही है, प्रॉपर डिटॉक्सिफाई हो रही है आपकी बॉडी, आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा है, तो उस केसेस में क्या है कि क्रेटिनाइन को बाहर निकालना, एक वेट प्रोडक्ट को बाहर निकालना इज़ द क्रेटिनाइन। अगर आपको सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ जैसी प्रॉब्लम्स आ जाएं या यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए, इसके चलते क्या होता है कि आपकी किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही हैं, तो क्या होगा कि जो क्रेटिनाइन किडनीज ने पुश करके बाहर निकालना है, वहाँ पे वो उसको अंदर ही होल्ड करना शुरू कर देती है, जिसके कारण अंदर ही अंदर जो क्रेटिनिन लेवल्स है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसके चलते आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लग जाते हैं। एंड फिर बहुत सारे सिम्टम्स जैसे कि मैंने बताया है कि स्वेलिंग आने स्टार्ट हो जाती है, यूरिन में रुक रुक के आना शुरू हो जाता है, या यूरिन में फोम, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और एंड में जाके अगर आपका क्रेटिनिन लेवल 1 से 2 से बड़ा होने लग जाता है, उस केसेस में फिर हमें डायलिसिस जैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। तो डॉक्टर साहब आपने ये यूरिन में फॉर्म आने वाली बात करी कि झाग आ जाती है यूरिन में, बट मेल पुरुषों में या मेल पेशेंट्स में हम वैसे ही देखें, मेल्स में ज़्यादातर वो खड़े होके ही जो है यूरिन करते हैं। राइट। तो अगर फ्लो से यूरिन आए तो नॉर्मली उसमें झाग तो आती ही आती है। राइट। तो ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा कि अगर किसी के यूरिन में झाग आ रही है तो ही हैड सम प्रॉब्लम विद किडनीज। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी मेल पेशेंट हैं उनको एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी कि आप वॉशरूम जाते हैं, खड़े होके जाइए, लेकिन जब आप 30s में आप पहुँच चुके हैं ना, तो मेल पेशेंट्स को हमेशा वॉशरूम बैठ के ही करना चाहिए। ओके। इसके बहुत चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी किडनी बिल्कुल इसमें ठीक रहेगी, जो यूरेथ्रा पार्ट है वो प्रॉपरली ओपन होगा, उसकी मसल रिलैक्सेंट अच्छी होगी। सेकंड, प्रोस्टेट के प्रॉब्लम के कारण भी अगर किसी पेशेंट को प्रोस्टेट अपना हेल्दी रखना है, तो उन केसेस में भी ये रिकमेंड करती हूँ कि उनको बैठ के करना चाहिए। लेकिन अब हमने बात किया है कि जो खड़े होके करते हैं तो उनमें भी फोम आती है। देखिए, वो एक प्रेशर से अगर आप कोई भी चीज़, अगर आप पानी भी ऊपर कहीं बहुत ऊपर वाली जगह से फेंकोगे तो कहीं ना कहीं वो बबल्स वहाँ पे बनते हैं, वो प्रेशर के कारण होता है। लेकिन अगर आप देखना कि अगर आप कोई मेल पर्सन बैठ के भी वॉशरूम कर रहा है तब भी उसके यूरिन में फोम आ रहा है, देन ऑफ कोर्स ही इज़ हैविंग अ यूटीआई इन्फेक्शन और सीकेडी इन्फेक्शन, या कहीं ना कहीं उनकी किडनीज में कोई ना कोई इश्यूज आना स्टार्ट हो गया है। तो इसके चलते वो फोम आ रही है, ना कि अगर वो खड़े होकर पेशाब कर रहा है उसके चलते उसको फोम आ रही है यूरिन में। जी। सो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा क्रिटेन लेवल हाई इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं वो किडनी जो है बाहर नहीं निकालती और किडनी में ही रहते हैं, तो लेवल्स अप हो जाते हैं। तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर किस एज में ये प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, और एज अ प्रिकॉशनरी मेजर क्या लोग उसमें अपना वंस अ वीक अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं एज अ प्रिवेंशन और एज अ क्योर फ्रॉम दिस डिजीज? देखिए, जो किडनीज है ना, हमारा जो वाइटल ऑर्गन है एक तरह से, ये कई बार हमने देखा है कि मेरे पास ना छोटे बच्चे भी आते हैं 3-4 साल के, उनको प्रोटीनूरिया जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रोटीनूरिया मींस यूरिन में प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है। प्रोटीन भी क्या है, आपकी किडनीज उसको स्टोर करके रखती है, प्रोटीन भी है, ठीक है, वो आपकी किडनी हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन कई बार ये होता है कि एक्स्ट्रा प्रोटीन आपकी बॉडी में से निकलना शुरू हो जाता है, तो किड्स में ये सबसे कॉमन सिम्टम है प्रोटीनूरिया। इसके चलते उनकी बॉडी में स्वेलिंग या उनके भी क्रेटिनिन लेवल हाई होने लग जाते हैं। पेशेंट्स बहुत छोटे बच्चे, 2 या 3 साल के बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सोचिए उनका आप कैसे उनको कहीं किसी चीज़ के लिए कर सकते हैं, ना उनका डायलिसिस हो सकता है, या वो हैवी डोजेज की मेडिसिन ले सकते हैं, ना उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो लगता है। लेकिन उन केसेस में हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपका बेबी
बर्थ लेता है उस टाइम उसके सारे एक बार बॉडी टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कई बार ये होता है कि जब आप बाय बर्थ ही कई लोगों की जो किडनी है वो श्रिंकन होती है या कि एक किडनी छोटी होती है, कईयों में एक किडनी होती भी नहीं है। लेकिन अगर एक किडनी प्रॉपर हेल्दी किडनी है तो उस केसेस में येस वो प्रॉपरली मैनेज हो जाती है। लेकिन अगर आप एज क्राइटेरिया बात करें तो नॉर्मली जो लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही है वो 30s के बाद आ रही है। जिनका भी CKD लेवल बढ़ रहा है या जिनको भी किडनी इन्फेक्शन डिजीज़ हो रही है वो 30s के बाद आने शुरू हो जाती है। सेकेंडली जो डायबिटिक पेशेंट है या जो वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है या कोई जो कार्डियक पेशेंट है, ये 3 जो कैटेगरी के पेशेंट्स हैं ना, इनमें किडनी डिजीज़ होना बहुत कॉमन है। उसका कारण ये है कि डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन स्लो हो जाती है, इंसुलिन ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। उस केसेस में क्या है कि आपकी किडनीज पे इफेक्ट पड़ता है और आपको आगे चल के CKD की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सेकंड, हाइपरटेंशन और कार्डियक की जो मेडिसिन हैं वो बहुत ही ऐसी पावरफुल मेडिसिन हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी किडनीज़ पे लोड डालती हैं। जब आपकी किडनीज़ को एक प्रॉपर फंक्शन है, आपको इतना सा सामान ही डिटॉक्सिफाई करना है, टॉक्सिन्स निकालने हैं, अगर आपने उसको बहुत ही ओवरबर्डन कर दिया तो किडनीज़ को बहुत ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा। आप सोचिए कि अगर आप एक पेशेंट है, 25 साल का पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन भी है, उनको कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल का भी इशू है या लिवर इश्यूज़ भी है, वो मेडिसिन खा रहा है। अब 25 साल के पेशेंट के आप देखिए किडनी की कितनी एज होगी, आप सोचिए 25 साल हो गए क्योंकि 25 साल का है, लेकिन उसकी किडनीज़ में आपने इतना कुछ दे दिया है कि उसकी किडनीज़ 25 साल की उम्र में 60 वाली किडनी के हिसाब से करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, बिकॉज वो इतनी ही ज़्यादा आपने उसको ओवरबर्डन कर दिया है। तो उन केसेस में क्या है कि एज क्राइटेरिया इस हिसाब से देखा जाता है कि आपकी किडनीज़ में ये सारी चीज़ें ना हो, आप कोई मेडिकेशंस प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशंस ना ले रहे हो। इन केसेस में क्रेटिनिन लेवल भी बढ़ता है, साथ ही साथ आपको किडनीज़ में इन्फेक्शन होने के चांसेस या CKD के प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन होते हैं। तो क्या ये जो जंक फूड या हैवी डोजेज ऑफ हाँ, एंटीबायोटिक्स, क्या ये भी एक एडवर्स इफेक्ट डालती है किडनीज डेफिनेटली पे? आप जंक खा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा वेस्ट डाल रहे हैं। ये जंक बिल्कुल ठीक नहीं है। मैदा, कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स या एरिएटेड प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, पैक्ड फूड जो आ रहा है, इन सब के चलते क्या है आपकी बॉडीज़ में टॉक्सिन्स भर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन चीज़ों के लिए आप क्या करोगे, आप एंटीबायोटिक्स खाओगे। एंटीबायोटिक्स एट द एंड ऑफ द डे क्या करेगी, आपकी बॉडीज़ पे एक साइड इफेक्ट तो करेगी ना। राइट। कहीं ना कहीं वो आपके किसी ऑर्गन पे तो इफेक्ट करेगी, या तो किडनी पे करेगी या लिवर पे इफेक्ट करेगी, बिकॉज ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो ऑब्वियसली इन पे असर पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, मान लेते हैं कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी किडनी खराब हो गई है, बात डायलिसिस तक आ चुकी है, क्या आयुर्वेदा में इसका कोई ट्रीटमेंट है? जी, अगर डायलिसिस तक की प्रॉब्लम आ गई है तो उन केसेस में मैं यही बोलूँगी कि आयुर्वेदा जो चीज़ करता है वो एक तरह से मेंटेनेंस करता है। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनका क्रेटिनिन लेवल 12-13 से सीधा 5-6 पे आ चुका है 3 महीनों के अंदर। ऑब्वियसली हमारा मेन पर्पस, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो इसी प्रॉब्लम की वजह से आते हैं। एक तो उनका क्रेटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा है, सेकंड उनको डायलिसिस करवाना पड़ रहा है, और डायलिसिस का आप देखिए एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। आपको एक वीक में 2 सेशंस ले रहे हो तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा है। सेकंड, आपकी बॉडीज़ पे उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है, आपकी बॉडी पूरी झूझ जा रही है, आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन चली जाती है डायलिसिस में, और मोर ओवर वो कोई भी आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो उन केसेस में जब पेशेंट मेरे पास आता है तो सबसे पहले हम कहते हैं कि आपका डायलिसिस हमने बंद करवाना है। सेकंड, जो आप मेडिकेशंस ले रहे हो वो मेडिकेशंस कम करवानी है। थर्ड, जो सिम्टम्स है सबसे पहले हमने सिम्टम्स कम करने हैं। फॉर एग्जांपल, जिसका क्रेटिनिन लेवल 7, 8, 12 तक है उसको कितने सिम्टम्स आ रहे होंगे, उनको स्वेलिंग होगी बॉडी में, यूरिन बाहर नहीं निकल रहा होगा बॉडी से, उनको बॉडी में जलन होगी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स होंगी, उनकी आईसाइट वीक होना शुरू हो जाती है क्रेटिनिन जिसका हाई होगा। अगर कोई पेशेंट डायलिसिस करवा रहा है उसकी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है, ना चाहते हुए भी वो अपनी किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाएगा, डीओरिएंटेड रहेगा। तो इन सारी चीज़ों के चलते हमारा आयुर्वेदा में यही चीज़ है कि हम एक नेचुरल सोल्यूशन दें जिससे ना सिर्फ उनका डायलिसिस बंद हो, साथ ही साथ किडनीज़ की जो हेल्थ है वो बेटर कर सके। उन केसेस में जो भी हर्बल सप्लीमेंट्स हैं या जो भी हमारे हर्ब्स हैं वो किडनीज़ को डिटॉक्स करते हैं, साथ ही साथ क्रेटिनिन और डायलिसिस को हेल्प करते हैं उसको ख़त्म करने में। एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग 60% लोग जिन्हें डायबिटीज़ है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। क्या ये बात सच है डॉक्टर साहब? डेफिनेटली, अगर हम बात करें कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें CKD या किडनी डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो येस ये होते हैं।
ये नहीं कह सकते हैं कि उनको बहुत ही, जैसे ही उनको डायबिटिक होए तो बहुत ही अर्ली स्टेजेस में उनको CKD या किडनी डिजीज़ हो गई, लेकिन येस बाय एज, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी और मेडिसिन जो डायबिटिक की मेडिसिन है, अगर आप बहुत छोटी पावर की गोली खा रहे हो कंट्रोल करने में डायबिटिक के लिए तो ठीक है, कभी कभी ये होता है कि वो छोटी गोली अब डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाती तो एक हैवी डोज लेनी पड़ जाती है। अब हैवी डोज क्या करेगी, वही मैंने कहा है कि वो केमिकल बेस्ड मेडिसिन है, वो आपकी किडनीज पे असर डालेगी और आपका जो इंसुलिन लेवल है वो पिकअप होगा। इंसुलिन लेवल जब पिकअप होगा तो डेफिनेटली किडनीज के जो सेल्स है उसमें इन्फेक्ट होगा एंड मोर ओवर जो किडनी डिजीज़ के होने चांसेस ज़्यादा होंगे। एक यहाँ डॉक्टर साहब आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैंने मोस्टली लोगों को देखा है जिन्हें डायबिटीज़ होती है वो डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं। हाँ जी। बट डॉक्टर्स हमेशा ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो नेचुरल फॉर्म में जो है इंसुलिन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करें, बट लोग इंसुलिन लेने में आज भी कतराते हैं, स्पेशली बात करें इंडिया में। जी जी। इंसुलिन इज़ मोर सेफ और या डायबिटीज़ की मेडिसिन लेना ज़्यादा सेफ है? देखिए, दोनों ही चीज़ों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन इंसुलिन लेने में भी ये होता है कि जब कोई पेशेंट इंसुलिन लेना शुरू कर देता है तो उनको कोई भी मेडिकेशन सूट नहीं करेंगी, वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। एज कस की साइड इफ़ेक्ट्स तो दोनों चीज़ों के हैं। देखिए, अगर आप एक आर्टिफिशियल इंसुलिन ले रहे हैं वो भी साइड इफ़ेक्ट करेगा आपकी बॉडी में, अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं वो भी साइड इफ़ेक्ट करेगा। तो अगर मेरी मानो तो मैं दोनों चीज़ों को नो बोलती हूँ, ना आपको इंसुलिन लेना चाहिए आर्टिफिशियल इंसुलिन, ना आपको डायबिटिक की मेडिकेशंस लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी इसको यूज टू हो जाएगी। क्योंकि डायबिटिक प्रमेय रोग जिसको हम आयुर्वेदा में बोलते हैं, ये असाध्य रोग है, मतलब इसको हम बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेनेंस के लिए आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कम पावर में आपको असर ज़्यादा दे, आपकी चीज़ें मेंटेन करे। उस केस में अगर आप कुछ नेचुरली ही लेना शुरू कर दें या थोड़ी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें, फॉर एग्जांपल अपनी डाइटरी चेंजेस कर लें, थोड़ा सा ये ट्राई करें कि आपकी जो शुगर लेवल्स है वो बिना कुछ मेडिकेशंस के ही मेंटेन रहे, या कोई नेचुरल हर्बल मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दें, उन केसेस में क्या है कि ना आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको एक मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। बट डॉक्टर साहब, एक उम्र के बाद हम सब जानते हैं वी आर अ ह्यूमन बींग्स, लोगों को बीमारियां पकड़ ही लेती है। जी जी। और उन बीमारियों को ठीक रखने के लिए या मेंटेन करने के लिए मोस्टली लोग किसी ना किसी डेली मेडिकेशंस का आजकल सहारा ले रहे हैं। तो यस, एक बात तो आपने कही कि इन्हीं मेडिकेशंस का असर जो है हमारी किडनीज पे होता है, बट इन मेडिकेशंस को लेते हुए ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस है जो हम ले सकते हैं कि उसका असर जो है हमारी किडनीज पे कम हो? देखिए, मैं एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो मैंने देखी है इंडिया में मोस्टली लोगों में, कि कुछ भी सर दर्द हुआ, थोड़ा सा आपको बुखार हुआ या थोड़ा सा ज़ुकाम या खांसी हुई, तो लोग क्या करते हैं, कोई भी पेन किलर्स, कोई भी मॉडर्न मेडिसिन या फिर एंटीबायोटिक ही खाना शुरू कर देते हैं। मतलब थोड़ा सा ज़ुकाम हुआ, दे टुक एंटीबायोटिक्स। मतलब इतनी ज़्यादा मेडिकेशन, आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी लो क्यों कर रहे हैं? हमारे आयुर्वेदा में तो कहा गया है कि अगर आपको ज़ुकाम हो रहा है, आपको फीवर हो रहा है, इट मीन्स बॉडी अपना अच्छा फंक्शन कर रही है, तो वो अपनी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही है, नेचुरली हीलिंग कर रही है। जब भी किसी बच्चे को बुखार होता है, फॉर एग्जांपल जब हम वैक्सीन, छोटे बच्चे को वैक्सीन लगाते हैं, फीवर आना बहुत कॉमन है। क्यों फीवर आता है? कि आपकी टॉक्सिन्स बाहर निकल रही हैं। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अभी टॉक्सिन्स बाहर निकलनी शुरू हुई, एंटीबायोटिक खाई, पेन किलर खाए, जहाँ टॉक्सिन्स बाहर निकली उसको वहीं पे अंदर ही दबा दिया। वो टॉक्सिन्स क्या करेंगी? वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन को तो इफेक्ट करेंगी। उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा जो शिकार बनती है वो है हमारी किडनीज, सेकंड जो शिकार बनता है वो है हमारा लिवर। दोनों पे असर होता है। ऊपर से हम क्या करते हैं, एक तो हमने टॉक्सिन्स जो हमारी निकल रही थी उसको भी वापस कर दिया, सेकंड हमने क्या किया, हमने एंटीबायोटिक्स लेनी स्टार्ट कर दी, हमने पेन किलर्स स्टार्ट कर दिए, उसमें जो केमिकल बेस्ड है उस पर एक और लोड डाल दिया। इसके चलते क्या होगा कि ऑब्वियसली आपकी किडनीज पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके इन्फेक्शंस बढ़ेंगे एंड मोर ओवर किडनी हेल्थ एक तरह से डिटोरिएट होती रहेगी और आपकी जो बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी है वो बिल्डअप ही नहीं होगी। अब देखिए, पहले क्या होता था, कभी सर दर्द जुकाम अपने आप 3 दिन में चला जाता था। अब क्या करते, थोड़ा बहुत होम रेमेडीज़ कर लेते थे, थोड़ा सा अजवाइन लगा ली, ठीक है, थोड़ा सा हल्दी का पानी पी लिया, थोड़ा सा दूध में हल्दी डाल के पी ली, तो लोग हील हो जाते थे। लेकिन अभी देखिए, अब इतनी हैवी एंटीबायोटिक्स खाने के बाद भी लोगों का जुकाम, सर्दी, फीवर नहीं जाता है, बिकॉज आपकी बॉडी आपने वैसे बना ली है। इन केसेस में अपने पेशेंट्स को यही बोलने चाहूँगी कि जब भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो जो आपकी बॉडी सहन कर सके, उसके लिए कभी भी मॉडर्न मेडिकेशंस ना लें। आप होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं, आप घर पे घरेलू नुस्खे ट्राई कर सकते हैं उस चीज़ों के लिए। सेकंड ये है कि अगर आप कोई मॉडर्न मेडिकेशंस ले भी रहे हैं तो ये ज़रूर ट्राई करिए कि आप कुछ लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस कर लीजिए जिससे कि उस मेडिसिन की जो डोज है वो बढ़े ना।
टाइम के चलते। फॉर एग्जांपल अगर आप 0.5 की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप अपने लाइफस्टाइल में ऐसा चेंज कर लीजिए कि 0.5 ही लेनी पड़े। ये ना हो कि 2-3 महीने बाद अपना लाइफस्टाइल भी वैसा ही रखा और सब चीज़ें, तो वो 0.5 से अब 50 हो गई, अब आप 0.1 होगी, 0.25 होगी, 0.50 हो गई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सेकंड, अगर आप कोई भी मेडिकेशंस ले रहे हैं उसमें आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना है, खाना पीना अच्छा रखना है, क्योंकि आपके ये लाइफस्टाइल और आपका जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं आपके बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके बॉडी को। अगर आप अपना लाइफस्टाइल और अपनी सारी चीज़ें मैनेज करके रखेंगे तो आपको कभी भी इतनी ज़्यादा मॉडर्न मेडिसिन या किसी भी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत लोगों को ये कहते सुना है कि अगर आप 4 लीटर पानी दिन में नहीं पिएंगे तो आपकी किडनीज जो है ख़राब हो जाएंगी। अभी जैसे आपने वाटर इनटेक की बात करी, तो एक ऑप्टिमम, एक नॉर्मल इंसान को डेली में कितना वाटर जो है इनटेक अपना रखना चाहिए? देखिए, अगर एक हेल्दी बॉडी है जिसको कोई इशू नहीं है, उन केसेस में मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन कई बार पेशेंट को जैसे किडनी डिजीज़ होती हैं या कईयों को असाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, असाइटिस मतलब पेट में पानी भरना, या कोई भी डिजीज़ से जूझ रहे हैं, उनमें हमने एक कैलकुलेटेड अमाउंट में पानी देते हैं कि आपको जस्ट इतना लिमिट में पानी पीना है। तो उन केसेस में थोड़ा स्पेशल केसेस होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी नॉर्मल रूटीन में, अगर आप बहुत ही हेल्दी पर्सन हैं, उन केसेस में 3-4 लीटर पानी पीना बहुत नॉर्मल है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, 3 से 4 लीटर पानी आपको अपना कंज्यूम करना ही करना है। अगर आप इससे करोगे, ये आपकी किडनीज के लिए अच्छा नहीं है, ये आपकी ओवरऑल बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए अच्छा है। इससे क्या है कि आपकी सर्कुलेशंस बहुत इम्प्रूव होंगी। फॉर एग्जांपल आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जो सर्कुलेशंस है वो इम्प्रूव होंगी, आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सर्कुलेशंस है वो इम्प्रूव होंगी, आपकी किडनीज अच्छे से डिटॉक्स कर पाएगी, साथ ही साथ आपका लिवर भी डिटॉक्सीफाई होगा। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें क्या है, इन टोटली आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में अच्छी रहती है। इसलिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना सबसे इम्पॉर्टेंट। तो हम किडनी की कंडीशन या ये क्रिटेन लेवल जानने के लिए ऐसा कौन सा टेस्ट होता है जो पेशेंट्स को कराना चाहिए, और आप इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी रिकमेंड करेंगे दैट आफ्टर 30s किस फ्रीक्वेंसी या किस गैप में हर एक को ये टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली अगर आप एक 30s की एज में हैं तो 6 मंथ्स में अपने पूरे बॉडी टेस्ट करवाने चाहिए। उसमें आपकी ब्लड से ही सैंपल लेके आपका RFT करते हैं, LFT करते हैं। RFT इज़ रीनल फंक्शन टेस्ट। उसमें हमारी क्रेटिनिन लेवल, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें, सोडियम, पोटेशियम, आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सारे चेक करते हैं। तो 30s में आपको 6 मंथ्स में करवाना चाहिए। अगर आप 40s 50s की एज में हैं तो आपको 3 मंथ्स के बाद अपने टेस्ट करवाना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं या कार्डियक पेशेंट हैं, तो उन केसेस में मैं पेशेंट्स को बोलूँगी कि आपको 3 मंथ्स में एक बार अपना RFT ज़रूर करवा लीजिए। ओके, सो डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना है जैसे किसी की अगर किडनीज काम करना बंद कर जाती है तो किडनीज ट्रांसप्लांट होती है। इस केस में ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स ही किडनी डोनर्स होते हैं। तो अगर कोई अपनी एक किडनी डोनेट कर दे तो दूसरी किडनी में क्या वो अपनी लाइफ जो है सुचारू रूप से नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है? डेफिनेटली आप एक किडनी के सहारे भी अपनी लाइफ जी सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी न चलते आपको अपनी एक किडनी डोनेट करनी पड़े, तो आपकी एक हेल्दी किडनी अगर है तो उस चलते आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो। या जिसने किडनी एक्सेप्ट करी है, हाँ, सपोज वन पर्सन हैड अ किडनी। उसमें ये होता है कि आपको बस अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, आपको अपनी किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते रहना चाहिए, और साथ ही साथ एक नॉर्मल, एक सूटेबल इन्वायरमेंट और साथ ही साथ लाइफस्टाइल में अगर आप रहेंगे तो आप एक किडनी के चलते भी आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं, पूरी लाइफ जी सकते हैं जी। सो डॉक्टर साहब, बहुत सारे केसेस में हमने ये भी सुना है लोग पिछले 10-10 साल से डायलिसिस करा रहे हैं जिनकी किडनीज काम नहीं कर रही एंड स्टिल दे आर सर्वाइविंग देयर लाइफ। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये बहुत ही नॉर्मल है कि अगर आपका डायलिसिस चल रहा है तो आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। दिस इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि डायलिसिस एक प्रोसीजर है जिसमें आपकी किडनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए करते हैं। बस ये है कि उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, उस केसेस में ही लोग दूसरी पैथीज़ की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप जैसे प्रेमानंद जी के बारे में बात करेंगे, जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, सब उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने भी बताया है कि उनकी 18 साल से उनकी दोनों किडनी फेल है, लेकिन 18 साल से वो अपनी डायलिसिस के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके वो जी रहे हैं और बहुत ही अच्छी और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। उन केसेस में मैं यही पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आयुर्वेदा आपकी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकेगा, आपकी बॉडी को मेंटेन कर सकेगा, आपकी किडनी हेल्थ को बेटर बना सकेगा। साथ ही साथ अगर आप डायलिसिस के सेशंस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन अगर हफ्ते में 3 या 4 सेशंस ले रहा है, तो आयुर्वेदा की हेल्प से वो सेशंस का जो टाइम है वो कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेडिसिन खा रही हो, आयुर्वेदा की सपोर्ट ले रहे हो, उस केसेस में हफ्ते में जहाँ आपके 3 सेशंस हो रहे थे, अब आपके 2 सेशंस होंगे, फिर आपका 1 सेशन रह जाएगा। लेकिन आपको अपना लाइफस्टाइल
अपना खाना पीना इसके ऊपर ध्यान देना चाहिएगा। जैसे प्रेमानंद महाराज जी करते हैं, उनका खाना बहुत ही सात्विक है, उनका रहन सहन बहुत ही सात्विक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो बहुत ज़्यादा उपवास करते हैं। और आयुर्वेदा में भी हमने यही वेटेज दिया गया है कि उपवास सबसे बड़ा एक अच्छा डिटॉक्सिफाई अपनी बॉडी को करना है किसी ने तो उपवास करें। उपवास में आप फलाहार ले सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं, तो ये आपकी एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। तो सेम मैं अपने पेशेंट्स जितने भी हैं, अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीकेडी से परेशान है, उन केसेस में हम यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपना डायलिसिस करवा रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपने आज आयुर्वेदा मेडिसिन शुरू की और कल को आप डायलिसिस बंद करवा दो। ऐसा कोई भी हम ना कोई फॉल्स किसी को क्लेम देते हैं, ना कोई चीज़ बोलते हैं। येस, आयुर्वेदा कैन हेल्प टू मेंटेन द डायलिसिस सेशंस, वो आपके डायलिसिस सेशन को कम कर सकता है, आपकी जो मेडिसिन बहुत ही हैवी डोज की मेडिसिन हैं वो कम कर सकता है, साथ ही साथ आपके क्रिटिनिन लेवल्स को कम कर सकता है। तो इस चीज़ में आयुर्वेदा बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स है और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकता है। तो ऐसी कौन सी हर्ब्स है आयुर्वेदा में जो किडनी के ये जो मिस फंक्शन है या प्रॉब्लम्स है इसको हील करने में जो है जी कारगर साबित हुई है? देखिए, आयुर्वेदा ना वास्ट ऑफ हर्ब्स है, मतलब आयुर्वेदा में इतनी सारी हर्ब्स हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए काम आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किडनी हेल्थ की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा है वो है गोक्षुर। गोखरू के सीड्स भी आते हैं, गोखरू के बीज आते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ पुनर्नवा बहुत हेल्प करता है आपकी किडनी को डिटॉक्स करने में। साथ ही साथ जिनको यूरिन प्रॉपरली नहीं आता, फ्लो के साथ नहीं आता, तो पुनर्नवा एक नेचुरल डाययूरेटिक का काम करता है। जैसे अगर आप मॉडर्न मेडिसिन में कोई मेडिसिन लेते हो जिससे कि आपकी स्वेलिंग उतर जाए पैरों की या आपको यूरिन खुल के आए, उस केस में एक रिप्लेसमेंट के तौर पर हम पुनर्नवा ले सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। वरुणा बहुत अच्छा है, चंद्रप्रभा वटी बहुत अच्छी है, काशमूल बहुत अच्छी है, कासनी बहुत अच्छी है, कुटकी बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ें ना सिर्फ किडनी को डिटॉक्स करती हैं, साथ ही साथ अगर किसी कोई नॉर्मल पर्सन अपनी किडनीज़ को हेल्दी रखना चाहता है और अपनी किडनीज़ को बेटर बनाना चाहता है, उस केसेस में भी एक नॉर्मल एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे भी ये हर्ब्स ले सकता है। आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट के साथ साथ ऐसे कौन से फूड है या कौन सा खाना है किस प्रकार का जो पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए ताकि जो ट्रीटमेंट है बेटर रहे और किडनी लंबे समय तक हेल्दी फंक्शन कर सके, एंड और कौन से खाने ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंज्यूम करने चाहिए जो हमारी किडनी हेल्थ के लिए अच्छे हों? सबसे पहले जो नहीं खाना चाहिए उसके बारे में बताना चाहूँगी। आपको कोई भी पैक्ड फूड नहीं खाना है। देखिए, अब मैदा है ना जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। थर्ड ये है कि अगर आप अल्कोहल या स्मोक कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर द किडनी हेल्थ, ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ही ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट भी कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहीं देखा है कई रीजन्स में लोग 2-2, 3-3 लीटर दूध पीते हैं। मतलब एक दिन में मैंने ये भी सुना है कि लोग 2-2 लीटर दूध पी जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपकी किडनी हेल्थ के लिए और लिवर के ऊपर एक बर्डन है, तो उसको डाइजेस्ट करना बहुत ही हैवी हो जाता है। इस केसेस में भी आपको इन डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप क्या खाएं इसके बारे में बात करें तो आपको नेचुरल जितनी ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, कितने आपकी प्लेट में कलर्स ऐड होंगे ना, उतनी ही आपकी किडनीज अच्छे से डिटॉक्स होगी। आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप वेजीज खा सकते हैं, आप नारियल पानी पीजिए, आप आंवला जूस कंज्यूम करिए, आप एलोवेरा जूस कंज्यूम करिए। आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाइए जिसमें कि लेमन हो, कुकम्बर हो, कैरेट्स हो, थोड़े से मिंट लीव्स हो। ये इतना ऐसी ड्रिंक पीजिए जिससे कि आपकी बॉडी को एक नेचुरल हाइड्रेशन मिले, साथ ही साथ आपकी किडनीज डिटॉक्स भी करें। ये आपको बहुत हेल्दी रखेंगी। साथ ही साथ आप चिया सीड्स खा सकते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। आप मोरिंगा कंज्यूम कर सकते हैं, मोरिंगा बहुत अच्छा है आपकी किडनीज और ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए। आप स्पिनच ले सकते हैं, स्पिनच बहुत अच्छा है। आप अलसी के बीज खा सकते हैं, आप अजवाइन जीरे का पानी पीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को भी डिटॉक्स करेंगी, साथ ही साथ किडनी हेल्थ के लिए बहुत। तो डॉक्टर साहब, फाइनल क्वेश्चन है आपसे, ऐसी कोई 4 चीज़ें जो हमें तुरंत बंद कर देनी चाहिए जो हमारी किडनीज पे बहुत बुरा असर डालती है और आने वाले टाइम में हमें किडनी की समस्याएं हमारे जीवन में पैदा कर सकती है? सबसे पहले कट डाउन द रिफाइंड शुगर्स एंड कार्ब्स फ्रॉम योर डेली रूटीन। उसमें आपको कोई भी शुगर रिफाइंड नहीं खानी है, ना आपको मैदा से बनी चीज़ें खानी है। सेकंड ये है कि आप अल्कोहल या स्मोक कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। थर्ड, डेयरी प्रोडक्ट्स कम से कम लीजिए। फोर्थ है नॉन वेज। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉन वेज कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें रेड मीट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रेड मीट तो अगर आप खा रहे हैं ना, आप मटन खा रहे हैं, आप लैम्प खा रहे हो, आज के आज बंद कर दीजिए। ये सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक है।
तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आज के पॉडकास्ट में आने के लिए और हमारे Thank you. सवालों के जवाब देने के लिए। आशा करते हैं कि आप सबको आज का हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा एंड किडनी से रिलेटेड, इसकी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड यस, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस आप तक आ सके। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज होती है तो प्लीज़ नीचे चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हैं। हमारी टीम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।